क्या दोस्तों आपको पता है टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित किया गया? टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या रखा गया है? प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 24 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित हुआ? हाल ही में 23 जुलाई यानी कि कल ही टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ टोक्यो सिटी में, लेकिन किस स्टेडियम में यह उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया? 150 करोड़ की लागत से बनाया गया नेशनल स्टेडियम, वहां पर यह टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेशनल स्टेडियम। और इमेज में आप देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों पटाखे की आवाजों के साथ यह टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन आधिकारिक रूप से किया गया है। किस स्टेडियम में? नेशनल स्टेडियम में। टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन समारोह टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में हुआ। तकरीबन 150 करोड़ की लागत से बने आधुनिक नेशनल स्टेडियम में 68,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। यानी कि यह स्टेडियम में कितने लोग बैठ सकते हैं? 68,000 दर्शक बैठने की व्यवस्था है। और टोक्यो ओलंपिक में 33 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएगी। तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में कितनी खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएगी? 33 खेल स्पर्धाएं, जिसमें 206 देशों के 11,000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कितने? 206 देशों के 11,000 से अधिक खिलाड़ी ये टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। और जापान की ओलंपिक प्रमुख का नाम क्या है? इमेज में आप देख सकते हैं। यह है जापान की ओलंपिक प्रमुख, जिसका नाम है शिको हाशिमोतो। क्या नाम है? शिको हाशिमोतो। और हर देश के 6 अधिकारियों को समारोह में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। कोविड-19 के कारण दोस्तों प्रति ओलंपिक में 6 अधिकारियों को ही यहां एंट्री दी गई थी। यानी कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में 6 अधिकारी और उनके साथ कुछ ओलंपियन हिस्सा ले रहे थे। और हमारे भारत देश के खेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ वो भी नजर आए, क्योंकि लाइव प्रसारण मैंने देखा था। सभी के हाथ में तिरंगे झंडे लहरा रहे थे और बहुत ही खुशी का माहौल था यह। और 6 अधिकारियों के साथ भारत का 50 सदस्यीय दल ही उद्घाटन समारोह में शामिल हुआ। और भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव कौन है? राजीव मेहता, वो भी टोक्यो में हाल ही में है। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत के कितने खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे हैं? 127। और भारतीय दल में कितने सदस्य हैं? 228। और भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? कल ही आपने देखा होगा किसके हाथ में ध्वज था? पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज MC मैरी कॉम के हाथ में हमारे देश का तिरंगा था। इस बार टोक्यो में 4 स्पर्धाओं का डेब्यू किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखो। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 स्पर्धाओं का डेब्यू किया जा रहा है। यह 4 स्पर्धाएं कौन कौन सी है? स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे, यह 4 इवेंट इसमें शामिल की गई है। और इसी के साथ साथ बेसबॉल और सॉफ्टबॉल की भी वापसी हुई है। ओलंपिक खेलों का समापन समारोह 8 अगस्त को इसी नेशनल स्टेडियम से होगा। कहां से? जहां पर उद्घाटन हुआ है वहां पर समापन समारोह आयोजित होगा। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दो इस क्वेश्चन पर। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या है? मीराई तोवा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मीराई तोवा। लेकिन यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर क्या है, क्या
टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो आंसर आ जाएगा सोमाइटी। और दोनों के शुभंकर को इमेज में आप देख सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर है मीराई तोवा और टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर है सोमाइटी। तो यह क्वेश्चन इसी तरह भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है। हाल ही में 2020 टोक्यो ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेलों के शुभंकर लॉन्च किए गए, वे है तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर है मीराई तोवा और यह पैरालंपिक का शुभंकर है, क्या नाम है? सोमाइटी। तो दोनों के मीनिंग के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों है तो नीले चकधारी शुभंकर को मीराई तोवा नाम दिया गया है। और मीराई तोवा भविष्य और अमरत्व जुड़े जापानी शब्दों का मिश्रण है। क्या? भविष्य और अमरत्व से जुड़े जापानी शब्दों का मिश्रण है, जिसका नाम है मीराई तोवा और यह है टोक्यो 2020 का शुभंकर। और यह पैरालंपिक का शुभंकर, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊं तो वहीं ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों है तो लाल चेकधारी शुभंकर को सोमाइटी नाम दिया गया है। क्या? सोमाइटी नाम दिया गया है। और इसका नामकरण जापान के एक खास प्रकार के चेरी के पेड़ यानी कि सोमी योशिनो और अंग्रेजी में उच्चारण सोमाइटी इतना शक्तिशाली, इसी तरह का मीनिंग होता है तो सोमाइटी से यह लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक के लिए मेडल कैसे बनाए गए हैं? एक मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में जो गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल दिए जाएंगे तो यह खिलाड़ियों को दिए जाने वाले चमचमाते मेडल कैसे तैयार किए गए हैं? टोक्यो ओलंपिक के लिए मेडल कैसे बनाए गए हैं? मोबाइल फोन रिसाइकिल करके। क्या? जापान देश ने कर दिखाया है। मोबाइल फोन रिसाइकल करके ये टोक्यो ओलंपिक के मेडल तैयार किए गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोबाइल फोन रिसाइकल करके यह चमचमाते मेडल तैयार किए गए हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। ओलंपिक इतिहास में पहली बार पदकों के निर्माण के लिए रिसाइकिल्ड मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है। इन मेटल्स को पुराने मोबाइल फोन से निकाला गया है। कहां से निकाला गया है? इस मेटल्स को पुराने मोबाइल फोन से निकाला गया है। और कितने ऐसे दोस्तों मेटल्स निकाले गए? तो देखो, मेडल का निर्माण करने के लिए पुराने गैजेट से यानी कि मोबाइल से 32 किलो सोना, कितना? 32 किलो सोना निकाला गया, 3500 किलो चांदी निकाली गई और 2200 किलो तांबा निकाला गया और अब चमचमाते मेडल के रूप में दिखाई दे रहे हैं जो आपके सामने है। और दोस्तों और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और यह ललन टॉप क्वेश्चन है, पदक देने की शुरुआत कब हुई थी? 1904 में। कब? 1904 में पदक देने की शुरुआत हुई, यानी कि 1904 में। और खिलाड़ियों को पदक दिए जाने की शुरुआत अमेरिका के सेंट लुइस में साल 1904 में आयोजित तीसरे ओलंपिक खेलों में यह पदक देने की शुरुआत हुई। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आंसर याद रखना है साल 1896, यानी कि साल 1896 को यह आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, कैसा फीलिंग हो रहा है? अच्छा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चौथा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है? हमारी संघ सरकार यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने की घोषणा के 2 वर्ष पूरे होने के एक पखवाड़े पहले केंद्र ने इस क्षेत्र के लिए 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। किसके लिए? यह हमारे लद्दाख के लिए। कौन कौन सी 2 महत्वपूर्ण योजना? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने और दूसरी बात लद्दाख के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय ढांचागत विकास निगम बनाने की भी मंजूरी दे दी है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने
पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का वायदा किया था, वो अब पूरा हो रहा है। और यहां हम बात करते हैं लद्दाख के, तो लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, RK माथुर यानी कि राधा कृष्ण माथुर। पांचवा क्वेश्चन, गिरा साराभाई का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं, गिरा साराभाई का निधन हो गया, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई की बहन थी। क्या? हमारे भारत देश के इसरो के संस्थापक और महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की बहन थी गिरा साराभाई, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर विक्रम साराभाई की बहन थी गिरा साराभाई। इमेज में आप देख सकते हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की सह संस्थापक ऐसी गिरा साराभाई का हाल ही में निधन हो गया है। और गिरा साराभाई उद्योगपति अंबालाल साराभाई की बेटी और डॉक्टर विक्रम साराभाई की बहन थी। और इसी सेंटेंस को बेस बनाते हुए यह क्वेश्चन मैंने आपके सामने पेश किया था। गिरा साराभाई विक्रम साराभाई की बहन थी एवं एक उद्योगपति अंबालाल साराभाई की बेटी, और उन्होंने कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल की भी स्थापना की थी। तो यह भी तो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? गिरा साराभाई ने। और राष्ट्र में डिजाइन शिक्षा की अग्रदूत ऐसी गिरा साराभाई ने कई अन्य संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। किसने? गिरा साराभाई ने, जिसका हाल ही में निधन हो गया। छठा क्वेश्चन, मखमली आवाज के धनी मुकेश को जीवन में कितनी बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR न्यूज पर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल छपा था, क्योंकि हमारे भारत देश के फिल्मों के एक जाने माने पार्श्व गायक मुकेश, जिसका जन्म दिवस मनाया गया और उन्हें अपने पूरे जीवन में 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 बार। और मखमली आवाज के धनी मुकेश की बात करें तो मुकेश का पूरा नाम क्या है? मुकेश चंद माथुर। और मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ और 22 जुलाई को हमारे ऑल इंडिया रेडियो ने याद किया मुकेश जी को। और मुकेश की आवाज बहुत आकर्षक थी। उनके एक रिश्तेदार मोतीलाल उनके गाने से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने साथ बॉम्बे ले आए और वहां पर उन्होंने बहुत से फिल्मों के गाने गाए। शायद आपने एक गाना सुना होगा, मेरा जूता है जापानी, ए पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह आवाज किसकी है? मुकेश जी की आवाज है। तो 1941 में मुकेश को हिंदी फिल्म निर्दोष में मुख्य कलाकार का काम मिला और इस फिल्म की पोस्टर को इमेज में आप देख सकते हैं। लेकिन पार्श्व गायक के तौर पर उन्हें पहला गीत 1945 में फिल्म पहली नजर के लिए गाया। कब? 1945 में फिल्म पहली नजर के लिए गाया। और दिल जलता है तो जलने दो, यह उनका पहला गाना था। और 27 अगस्त 1976 को मुकेश का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 7वां क्वेश्चन, द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी आत्मकथा है? हाल ही में एक किताब सामने आई है जिसका नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। किसकी आत्मकथा का नाम है? राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा का नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राकेश ओम प्रकाश मेहरा और उनकी एक आत्मकथा है, नाम है स्ट्रेंजर इन द मिरर। इमेज में आप देख सकते हैं। फिल्मी निर्माता ऐसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर, क्या? द स्ट्रेंजर इन द मिरर की घोषणा की है। उन्होंने प्रसिद्ध लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ पुस्तक का सहलेखन किया है। तो यह भी याद रख लीजिए कि यह लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ पुस्तक का सहलेखन किया गया है। और रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित आत्मकथा 27 जुलाई को देश भर में प्रकाशित हो गई। यानी कि आज है 24 जुलाई और 27 जुलाई से इस पुस्तिका का प्रकाशन होगा। और विज्ञापन निर्माता से निर्देशक बने ऐसे मेहरा साहब ने रंग दे बसंती, दिल्ली 6, भाग मिल्खा भाग और हाल ही में रिलीज हुई तूफान जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते थे यह मेहरा साहब। और इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, भाग मिल्खा माँ भाग एक बहुत ही अच्छी मूवी है, मोटिवेशनल है, आप जरूर देख लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन,
दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहां खोला गया? इमेज में आप देख सकते हैं दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज हाल ही में खोला गया है एम्स्टरडम में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एम्स्टरडम। एम्स्टरडम ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण किया है। यह परियोजना एम्स्टरडम शहर में औदेजिड्ज आस्टरबर्गवाल नहर पर खोली गई है। कहां पर? यह एक नहर है जिसका नाम है औदेजिड्ज आस्टरबर्गवाल नहर, और यहां पर यह ब्रिज का निर्माण किया गया है। पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड और रोबोट से बनाया गया एक स्टील ब्रिज है, इसीलिए नाम दिया गया है 3D प्रिंटेड यह ब्रिज। और इस पुल के उद्घाटन समारोह में नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा ने भी भाग लिया था। और 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज की बात करें तो इस पुल की लंबाई करीब 40 फीट है। कितनी? 40 फीट की लंबाई वाला यह 3D प्रिंटेड ब्रिज, और यह 6 टन स्टेनलेस स्टील की संरचना है। यानी कि स्टेनलेस स्टील से यह पुल बनाया गया है। और इस ब्रिज का निर्माण एम्स्टरडम बेस्ड 3D मेटल प्रिंटिंग कंपनी MX3D ने किया है। और 4 रोबोट की मदद से पूरी प्रिंटिंग की प्रक्रिया में सिर्फ 6 महीने लगे और यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया। और इस पुल को जोरिस लारमन लैब, क्या? जोरिस लारमन लैब द्वारा डिजाइन किया गया है। और पहली बार वर्ष 2018 में डच डिजाइन वीक के दौरान इसका अनावरण किया गया था। स्टेनलेस स्टील के ढांचे को MX3D स्मार्ट ब्रिज नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है ब्रिज का? MX3D स्मार्ट ब्रिज नाम दिया गया है, जो हाल ही में दुनिया का पहला इसी तरह निर्मित किया गया ब्रिज। नवा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है 22 जुलाई को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। और प्रति वर्ष एक थीम भी तय की जाती है। तो इस साल की थीम क्या है? स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसी थीम के साथ यह दिवस मनाया जा रहा है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी, क्या? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी हर साल एक अलग थीम पर ध्यान देते हुए 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे मनाता है। और यहाँ पर देखिए वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। और इस विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम क्या रखी गई है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखो। इस विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्या? स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस थीम के साथ यह दिवस मनाया जा रहा है। और विश्व मस्तिष्क दिवस इस स्थिति के शीघ्र निदान का समर्थन करता है, जो रोगी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है। 10वां क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया हमारे भारत देश में? वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन तकरीबन 37 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 37 किलोमीटर। हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी साहब। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि उनका मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 में 13,327 किलोमीटर लंबे राजमार्गों का निर्माण किया है और प्रतिदिन करीब 37 किलोमीटर सड़क बनाई है। और इसी तरह की बात हाल ही में मानसून सत्र जारी है इसमें की गई है। और इसे याद रखो, एवरेज कितनी आई है प्रतिदिन की? 37 किलोमीटर। लेकिन कोविड-19 के कारण दोस्तों यह और भी अधिक हो सकती थी एवरेज, लेकिन कोविड-19 के कारण यह बुरी तरह जो निर्माण कार्य है वो प्रभावित हुआ है। गडकरी जी ने कहा है कि कोविड के कारण निर्माण सामग्री, मशीनरी और कामगारों की कम उपलब्धता के कारण निर्माण कार्य की प्रगति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। किस कारण? कोरोना महामारी के कारण। 11वां क्वेश्चन, भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना कब हुई? इमेज में आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा भारतीय संग्रहालय कोलकाता जिसकी स्थापना हुई है 1814 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1814। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा और इसीलिए सोचा कि आपको यह पता होना चाहिए। भारत का पहला भारतीय संग्रहालय कोलकाता अद्भुत संग्रह के लिए मैजिक हाउस कहा जाता है। क्या इसे मैजिक हाउस भी कहा जाता है? और यहाँ 5वीं से 17वीं शताब्दी की प्राचीन वस्तुओं का संग्रह दर्शाया गया है। कब से? 5वीं से 17वीं शताब्दी की प्राचीन वस्तुओं का संग्रह यह भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। और मिस्र की मम्मी 4000 साल पुरानी है जिसे दर्शक कौतुक से देखते हैं, वो भी यहाँ पर है।
और संग्रहालय में 4000 वर्ष प्राचीन जीवाश्म, कलश में बुद्ध के अस्थियों के अवशेष, प्राचीन वस्तुएं, मम्मी, युद्ध सामग्री, आभूषण, कंकाल, प्राचीन सिक्के, दुर्लभ मुगल शैली के चित्र, उल्कापिंड आदि प्रदर्शित किए गए हैं। और करीब 8000 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थित इस संग्रहालय की स्थापना 1814 ईस्वी सन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा इस म्यूजियम की स्थापना की गई थी। 12वां क्वेश्चन, हर साल गुरु पूर्णिमा पर्व कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है आषाढ़ मास की पूर्णिमा की तिथि को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आषाढ़ मास की पूर्णिमा की तिथि को प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। यानी कि आज ही है आषाढ़ मास की पूर्णिमा। और इस अवसर पर मेरे गुरु जी को मैं शत शत नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प कर सकूं। इसी तरह के वीडियो बनाने की ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे। तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यता है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को वेदों के ज्ञाता और महान गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। किसका? वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि गुरु वेद व्यास ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। इसीलिए गुरु वेद व्यास को ही दुनिया का पहला गुरु माना जाता है। क्या? महर्षि गुरु वेद व्यास जी को दुनिया का पहला गुरु माना जाता है। और गुरु वेद व्यास की जन्म की तिथि को व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई यानी कि आज ही है गुरु पूर्णिमा। और महर्षि वेद व्यास जी को इमेज में आप देख सकते हैं। उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 13वां क्वेश्चन, हैती के प्रधानमंत्री कौन बने? हैती देश के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बन गए हैं एरियल हेनरी। कौन? एरियल हेनरी हैती देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एरियल हेनरी। और इमेज में आप देख सकते हैं एरियल हेनरी को। एरियल हेनरी ने औपचारिक रूप से हैती के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। उन्होंने राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस में एक समारोह में पश्चिमी गोलार्ध के सबसे गरीब राष्ट्र के नेता की भूमिका ग्रहण की है। और 7 जुलाई की तकड़े अपने आवास पर राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या के बाद से अराजकता के कगार पर एक देश को स्थिर करने के प्रयासों में हेनरी को एक नई सरकार के प्रमुख के रूप में स्थापित किया गया है। और यह बात भी मैंने आपको बताई थी कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या कर दी गई, और यह हैती देश में हुआ था हादसा। और बात करते हैं हैती की, तो हैती देश की कैपिटल का नाम क्या है? यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नाम है पोर्ट ऑ प्रिंस। क्या? पोर्ट ऑ प्रिंस हैती देश की कैपिटल का नाम है। और हैती देश की करेंसी क्या है? हाइटियन गुर्डा। क्या? हाइटियन गुर्डा। और हैती महाद्वीप उत्तरी अमेरिका में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मार्क्स इंटरनेशनल एयर शो कहां शुरू हुआ? और हमारे भारत देश के सारंग टीम के यह 4 हेलीकॉप्टर ने भी इसमें हिस्सा लिया है। तो यह मार्क्स इंटरनेशनल एयर शो हाल ही में रूस देश में शुरू हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस देश। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है मनहर डामोरजे, जेसल राजपूत, परिधि सिंह, चुडासमा हर्षा, सेंता अंकित और श्याम झरेडा। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है रूस देश। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है चावड़ा अजय जे, राठौड़ भावना, कमलेश डोडिया, अनिल बोडत, फ्रेंसी और मेर सोनल। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है रूस सही आंसर है। तो हमारे गंगा बारिया, पर्वत बारिया, चुडासमा हेरे और वीरभद्र परमार, सभी का आंसर बिल्कुल सही। सभी को थैंक यू सो मच। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? और साथ साथ यदि आपको यह भी पता है कि 2024 और 2028 का ओलंपिक कहां आयोजित होगा,
आंसर पता है तो वो भी लिख दीजिए। एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।